वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत करता हूं मैं कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से। मैं दीपक रस्तोगी क्लास 11th आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इस साल से यूपी बोर्ड के अंदर उसे जोड़ा गया है। नया टॉपिक है, नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। आज इनमें मैं लेखांकन समीकरण जो होती हैं यानी अकाउंटिंग इक्वेशन उन्हें बनाना सीखेंगे। मैं आपके लिए कुछ एंट्रीज लेकर के आया हूँ जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन का रूप देने के लिए किस तरीके से वर्क किया जाता है उन्हें हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, सीबीएसई में था बट यूपी बोर्ड में ये इस साल से जोड़ा गया है। ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब हमारी संपत्तियों से होता है और लायबिलिटी का मतलब हमारे दायित्वों से होता है, और कैपिटल तो आप जानते ही हैं, पूंजी, है ना। तो एसेट्स यानी संपत्तियां, वो सभी पैसा जो हम व्यापार में लगाते हैं वो हमारा पूंजी, लगाया गया पैसा पूंजी कहलाता है। व्यापार में जो हम अपनी सुविधाओं के लिए सामान कलेक्ट करके रखते हैं जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब चीज़ें हमारी संपत्तियां होती हैं। और जो पैसा हमें किसी का देना है उसे दायित्व कहा जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंसीडर करते समय याद रखिएगा कि दिस साइड इज इक्वल टू एसेट साइड, यानी क्रेडिट बराबर डेबिट के होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। किस तरीके से इसे करा जाएगा तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। बहुत जल्दी से फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर टर्म्स हैं एसेट्स, इस साइड में हम स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को नोट करेंगे, ये वाले। फिलहाल मैं नोट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब इसी को एक सब हेड और बना के चलेंगे जहां पर इनका सब डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन भी हम लोग सीखेंगे। जैसे पहली एंट्री आती है व्यापार आरंभ किया। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका लेखा दो जगह दो प्रभाव जरूर ही डालेगा, वो प्रभाव ही हमें यहाँ सीखने हैं। जैसे आपने कहा व्यापार आरंभ करा, तो आरंभ करते समय एक तो रुपया लेके आए यानी कैश, और दूसरी तरफ लाए स्टॉक, माल जो लेकर के आए आप, यानी कि 1 लाख रुपए तो हम पे नगद थे और 50,000 रुपए का हम माल लेकर के आए। टोटल हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए से जब व्यापार आरंभ करेंगे तो व्यापार में हमारी पूंजी बढ़ जाएगी 1,50,000 रुपए से। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन शो की जाएगी, ठीक। इसके बाद पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, नकद माल खरीदा 20,000 रुपए का। जब हम माल खरीदते हैं तो याद रखो हमारे पास से 20,000 रुपया चला गया, यानी कैश कम हो गया। दूसरी तरफ माल बढ़ गया 20,000 रुपए से, रुपया गया और माल आया, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिहाजा यहाँ पर ये पार्ट हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब इसका टोटल कर लीजिए, 80,000 रुपये हम पे नकद बचे हैं और पूंजी में हमारे पास स्टॉक में हमारे पास अब 70,000 रुपये हो चुके हैं। नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल 1.5 लाख थी वो वैसे ही रहेगी। ये पहली और दूसरी कंडीशन को जोड़कर इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन नोट करेंगे। इसके बाद राम से माल खरीदा। अब आपने कहा राम से माल खरीदा, जब कभी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसे उधार कहते हैं। याद रखो क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बनते हैं जिसे हम लायबिलिटी में शो करते हैं, और क्रेडिट सेल करने से हमारे डेटर्स बनते हैं जिन्हें हम एसेट्स में शो करते हैं, ठीक है। टर्म्स के आधार पर राम से माल खरीदा, तो खरीदते समय कितने रुपए का माल खरीदा है, देखो 25,000 का। तो 25,000 से स्टॉक तो बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी का एक नया हेड बढ़ गया, उसे कहेंगे क्रेडिटर। राम कितने रुपए का बढ़ा, 25,000 रुपए का। तो इधर कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा कैपिटल पर,
बस ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरी हो गई। टोटल कर लीजिए 80,000 रुपये, कैश अपनी जगह बरकरार रहा, 95,000 रुपये का स्टॉक हो गया, 25,000 रुपये के नए इफेक्ट में क्रेडिटर बढ़ गया है और 1.5 लाख रुपए की कैपिटल हमारे पास है। टोटल 1,75,000 और 1,75,000। ये इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गई। नेक्स्ट है विकास को माल बेचा। अब आप कह रहे हो विकास को माल बेचा, तो भैया 30,000 रुपये का माल बेचा है, तो 30,000 रुपये का माल तो कम हो गया, ठीक है। 30,000 रुपये जब आपने माल बेचा है तो माल तो 30,000 से कम हो गया। दूसरी तरफ इसका दूसरा इफेक्ट सेल का पड़ता है डेटर पर, है ना, बेचने का प्रभाव डेटर पर पड़ता है, इसलिए नया हेड यहाँ पर डेटर खुलेगा और यहाँ पर नाम बता रखा है विकास। आप चाहो तो नाम दिखा सकते हैं और नहीं चाहो तो मत दिखाओ। नो इफेक्ट्स ऑन अदर हेड। लिहाजा 80,000, 65,000, 30,000, ये अपनी जगह 25,000 और 15,000 सेम एज वैल्यू पर रहे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 बन के। अगला है नकद माल बेचा 15,000 रुपये। अब नकद माल बेच रहे हो तो भाई माल तो 15,000 से स्टॉक तो कम हो गया, दूसरी तरफ रोकड़ बढ़ गई 15,000 रुपये से, और किसी चीज़ पे कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा, नहीं है ना, तो 0 0 0। तो ये हो गया फिर से 95,000, ये 50,000 रुपये रह गया, ये 30,000 रुपये आ गया, 25,000, 15,000, 10,000 रुपये की लागत का माल 12,000 रुपये में बेचा। अब सोचो 10,000 रुपये की लागत का माल आपने 12,000 में बेचा, तो इसका मतलब 10,000 का तो माल कम हो गया, और 12 में बेचा तो 12,000 से कैश बढ़ गया। अब ध्यान से सोचो 10 का माल 12 में बेचा, 2,000 का फायदा हुआ, फायदे से कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, अदर हेड्स पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। टोटल कर लीजिए 1,07,000 रुपये, 40,000 रुपये का स्टॉक रह गया, 30,000 रुपये के डेटर्स हैं, 25,000 रुपये की लायबिलिटी चली रही है क्रेडिटर की, और 2,000 का फायदा मिला करके 1,52,000 रुपये आपका वैल्यू निकल के आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी और ये इक्वेशन नंबर 5 बन के आ गई। अगला है 7 तारीख किराया दिया 6,000 रुपये। अब तो 6,000 रुपये आप दे रहे हो, कैश कम हो गया, दूसरी तरफ खर्चा है, खर्चे से कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कैपिटल भी कम हो गई। बैलेंस कर लीजिए 1,01,000 रुपये कैश, 40,000 रुपये का स्टॉक, 30,000 रुपये के डेटर, 25,000 रुपये का क्रेडिटर और 1,46,000 रुपये के कैपिटल वैल्यू। आहरण किया 4,000 रुपये, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब सोचो 4,000 रुपये आहरण किया तो 4,000 रुपये से कैश कम हो गया हमारे पास से, और दूसरी तरफ नुकसान के लिए कैपिटल भी कम होगी, अदरवाइज नो इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स। रिमेनिंग कर लीजिए 11 में 7, 97,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये और 1,42,000 रुपये। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7 बन के। अगला है फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का। अब 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हो तो जेब में से कैश तो 10,000 रुपये कम हो गया, दूसरी तरफ एक संपत्ति नई बढ़ गई, उसका नाम आया फर्नीचर। तो यहाँ पर एक नया हेड खोल दिया फर्नीचर 10,000 रुपये से। ये ज़ीरो और इन दोनों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। केवल हमें ट्रांजैक्शन से इफेक्ट निकालने हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। 87,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 10,000 रुपये इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,42,000। फर्नीचर खरीद चुके हैं। अगला राम को पूर्ण भुगतान में दिए
24,000। अब जरा हिसाब देखो, राम क्रेडिटर था, राम हमारा कितने रुपए का था, 25,000। अब आप पूर्ण भुगतान कर रहे हो तो जेब में से तो 24,000 रुपये जा रहे हैं, और राम को कितने पेमेंट हो रहा है, 25,000 रुपये का। आप सोचो, किसी के 25,000 देने थे, दिए 24,000, तो क्या 1 रुपये का फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा। ठीक, तो फ़ायदा हुआ तो फ़ायदे से 1,000 रुपये कैपिटल बढ़ जाएगी, और बाकी किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। और इसका टोटल लगा देंगे, इसको लगाते ही फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो 7, 3, 6, 63,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये ज़ीरो हो गया, और 1,43,000 इधर का टोटल आ गया। अब सिर्फ चेक करने का एक ही तरीका, इन्हें जोड़ लीजिए और इसे जोड़िए, इक्वल आ जाए तो सही है, वरना गलत। तो देखिए 60 और 40, 100, 1,03,000, 1,33,000 और 1,43,000। डेफिनेटली इधर भी है, दोनों तरफ सेम आ गया, क्वेश्चन सही हो गया, आपका आंसर आ गया। ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, जो कि अभी 11th में नया चैप्टर पढ़ाया गया है। ये मैंने एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया है। इसका PDF मैं अपनी व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो, और न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होगी तो उसे लेकर के अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।